बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का भूगोल विषय से संबंधित भाग, जिसकी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 1। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है, भारत का भौतिक स्वरूप। पिछले वीडियो में हमने इसके अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर कर लिए थे। आज हम करेंगे निबंधात्मक और मानचित्र कौशल संबंधी प्रश्न। तो तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक, बुक, पेन और एटलस के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ये देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है ये, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें यही बताता रहा कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। याद आया आपको कुछ? चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? उच्चावच लक्षणों मतलब, उच्चावच लक्षण का अर्थ होता है कि वहाँ पर जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ पाई जाती है उनमें क्या अंतर है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। बच्चों, जो 6 भाग में हमने डिवाइड किया, उसमें से पहला भाग कौन सा था? हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा नाम आता है किसका? उत्तरी मैदान का। तीसरा नाम था प्रायद्वीपीय पठार। फिर हमने डिस्कस किया भारतीय मरुस्थल के बारे में। फिर हमने तटीय मैदानों को देखा और अंत में हमने द्वीप समूह के बारे में डिस्कस किया। तो 6 भाग कौन से हो जाएंगे? ये जो मैंने अभी आपको नाम बताए। और जो हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षण हैं, उनमें क्या अंतर है देखते हैं इस मानचित्र की सहायता से। ये देखिए बच्चों, ये हिमालय पर्वत श्रेणी, क्या विशेषताएं हैं इसकी? एक तो कि इसको हमने उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ये देखिए यदि मैं इसे उत्तर और इसे दक्षिण मानूं तो हमने इसको कितने भागों में विभाजित किया था? हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में, महान हिमालय, मध्य हिमालय जिसे हमने हिमाचल हिमालय भी कहा, निम्न हिमालय भी कहा, और अंत में दक्षिण में कौन सा हिमालय था? शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हमने कितने भागों में विभाजित किया था बच्चों? 2 भागों में। ये तो थी मध्य उच्च भूमि और दक्षिण में थी दक्कन का पठार। तो इस प्रकार से एक अंतर ये आ जाता है इनमें कि इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया और इसको 2 भागों में। इनके नाम भी मैंने बता दिए। और जो दूसरा अंतर आता है वो क्या है कि हिमालय पर्वत की जो चोटियां हैं वो कैसी है? ज़्यादा ऊंची है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो चोटियां हैं वो कम ऊंची है। आप अंतर भी कर सकते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2,695 मीटर। यानी बहुत अंतर है इनमें। यहाँ पर जो नदी की जो घाटियाँ हैं वो कैसी है? बहुत ही संकरी है, तीव्र है, जबकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है और यहाँ की नदी घाटियाँ बहुत ही चौड़ी हो चुकी है। अगला अंतर हम ये देखते हैं कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो कैसी है? लंबी है। इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है और वो विस्तृत डेल्टा बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। एक और मुख्य अंतर है इन दोनों में, ये तो नवीन युवा वलित पर्वत है और ये प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत ही प्राचीन है। तो आप इसे अब लिखना शुरू कर लीजिए। ये देखिए बच्चों, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा आता है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान और छठा नाम किसका आता है? द्वीप समूह। तो ये तो किसका जवाब हुआ है? इस पार्ट का जवाब हो गया, यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसका जवाब हो गया। ये जो अगला पार्ट है इसका जवाब आएगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक सारणी बना रखी है। बच्चों, जब भी आप उत्तर लिखें इस तरह के जहाँ पर तुलना पूछी जाए तो हमेशा सारणी का उपयोग कीजिए। इससे आपको अच्छे अंक लाने में मदद मिलेगी। ये देखिए, ये हिमालय क्षेत्र, हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर हमने 3 भागों में बांटा है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 मुख्य भागों में बांटा। वो कौन से 3 भाग हैं हिमालय के? महान या आंतरिक हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा नाम आता है शिवालिक हिमालय का। बताया था मैंने अभी आपको। ये देखिए, ये महान हिमालय, दूसरा आता है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार यहाँ पर मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नोट कर रहे हैं ना आप? वेरी गुड। हिमालय में ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार में क्या होगा?
यहाँ पर नदियों की घाटी कैसी हो गई, चौड़ी, छिछली और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, इनमें जो शेलें हैं उनमें भी बहुत अंतर है। हिमालय क्षेत्र की जो शेलें हैं वो अवसादी शेलों से बनी है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो शेलें हैं ये क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शेलों से बना हुआ है। यह नवीन वलित पर्वत क्षेत्र है, जबकि ये बहुत ही प्राचीन भूखंड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अभी हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा। हिमालय पर्वत के दक्षिण में क्या है, उत्तर भारत का मैदान। तो हम इसका जो उत्तर लिखेंगे वो 6 बिंदुओं में लिखेंगे बच्चों। जैसे इसका निर्माण कैसे हुआ, दूसरा इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी आकार कैसा है, स्थिति कहाँ पे है, और इसके भाग हमने किस प्रकार से किए हैं। याद है आपको कुछ? हमने 2 प्रकार से इसको विभाजित किया था, एक तो नदियों की सीमाओं के आधार पर और दूसरा आकृतिक भिन्नताओं के आधार पर, यानी उच्चावच के जो लक्षण होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के उच्चावच स्थल आकृतियाँ पाई गई थी उनके आधार पर। याद आया आपको कुछ? जैसे कि भाबर, तराई, खादर और बांगर, इस प्रकार से। और हम इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए अपना उत्तर लिखना। ये देखिए, पहला जो हेडिंग आएगा वो आएगा निर्माण। निर्माण कैसे हुआ इसका? 3 नदी प्रणालियों ने इसका निर्माण किया। सिंधु नदी तंत्र ने, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ने। तो आप क्या लिखेंगे कि उत्तरी मैदान का जो निर्माण है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों ने किया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ थे, जो कि मिट्टी थी, उससे इसका भराव हुआ। और ये कहाँ पर स्थित है? हिमालय के गिरिपाद में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये हिमालय के दक्षिण में है और हिमालय की नदियों ने ही इसका भराव किया है। ये देखिए बच्चों, बहुत बड़े बेसिन में, हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। और तो और बच्चों, ये अत्यंत उपजाऊ मैदान है। भारत का जो सबसे उत्पादक कृषि क्षेत्र है वो कौन सा है? उत्तरी भारत का मैदान। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी स्थिति और आकृति के बारे में। ये देखिए, इसकी स्थिति और आकृति कैसी है इसकी? धनुषाकार है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इस तरीके से इसका आकार बनता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। लिखेंगे इसे, उत्तर का विशाल मैदान धनुषाकार आकृति वाला है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत व दक्षिण के पठार के मध्य है। याद आया आपको कुछ? हिमालय पर्वत के तो ये दक्षिण में है और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में ये है, यानी कि ये मध्य में हुआ। और इसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। सतलज कौन सी नदी है? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इसका क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। लिख लीजिए बच्चों इसे, उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमने इसका विभाजन भी किया था। उत्तरी मैदान का विभाजन हमने 2 प्रकार से किया था, एक तो नदी की सीमाओं के आधार पर। तो हम पहले उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तरी मैदान को निम्न 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से उपवर्ग थे? जैसे कि पश्चिम में पंजाब का मैदान, मध्य में गंगा का मैदान और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो लिखेंगे इसे। ये देखिए बच्चों, ये कौन सा क्षेत्र था? पश्चिमी, जो कि सिंधु नदी तंत्र ने बनाया था। इसे हमने पंजाब का मैदान कहा। और ये था गंगा का मैदान, जो कि गंगा नदी तंत्र ने बनाया। और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि सबसे पूर्व में है। ये देखिए, पंजाब का मैदान। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान कहलाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने इसका निर्माण किया है। लिखेंगे, यह सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया। इसका बहुत बड़ा भाग कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा था इसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी भारत में बहुत कम क्षेत्र पर ही प्रवाहित होती है। पंजाब के मैदान में दोआब बहुत अधिक संख्या में हैं। दोआब क्या होते हैं? बताया था आपको, 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे हम दोआब कहते हैं। अगला जो विभाजन है
गंगा का मैदान, गंगा का मैदान कहाँ से कहाँ तक था? घग्गर नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हमने गंगा का मैदान कहा। लिखिए बच्चों, गंगा का मैदान घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तरी भारत के कौन से राज्यों से चलता है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। नोट कर लेंगे। ये देखिए, हरियाणा राज्य, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदान को। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम भाग में स्थित है। जो असम राज्य है भारत का, वहां पर इसका विस्तार है। अब आता है हमारा पांचवा बिंदु, धरातलीय उच्चावच में भिन्नता। गंगा के मैदान को हमने दो प्रकार से विभाजित किया था। एक भाग तो हम पढ़ चुके हैं, अब अगला भाग है धरातलीय उच्चावच में भिन्नता के आधार पर। आपको वो चार शब्द याद हैं, भाबर, तराई, खादर और बांगर। इसी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, उत्तरी मैदान के धरातलीय उच्चावच में भी कुछ विविधताएं पाई जाती है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को निम्न चार भागों में विभाजित किया जाता है। और इन चार भागों में से जो पहला नाम है वो किसका है? भाबर का। भाबर वो क्षेत्र होते हैं बच्चों जहाँ पर नदी पर्वतों से उतरती है और कहाँ छुप जाती है? अपने ही लाए हुए गुटिकाओं में, पत्थरों से ये छुप जाती है। ये नदी यहाँ पर छुप जाएगी और ये पुनः कहाँ दिखाई देगी? तराई में दिखाई देगी। यानी कि जिन क्षेत्रों में ये दिखाई देगी इसे हम क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र कहेंगे। तो लिखेंगे भाबर के बारे में। ये देखिए, भाबर नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टिका में गुटिका का निक्षेपण करती है और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। बच्चों, जब भी आपको उत्तर लिखना हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके अपना उत्तर लिख लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए। ये देखिए, तराई क्षेत्र भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित नम तथा दलदली क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तराई क्षेत्र कहलाते हैं। अगला शब्द है बांगर और फिर आएगा खादर। बांगर वो क्षेत्र है बच्चों जहाँ पर नदी का पानी जो बाढ़ के रूप में आता है वो हर वर्ष नहीं पहुँच पाता है। ये अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र है। मान लीजिए ये नदी है और यहाँ पर हर वर्ष क्या आती है? नदी अपने जो किनारे होते हैं उनसे भी ऊपर बहने लग जाती है, तभी तो कहते हैं बाढ़ का आना। यदि नदी अपनी ही तटीय सीमाओं के अंदर बहे तब तो बाढ़ नहीं आएगी। यदि वो अपने तट के किनारों को छोड़कर ऊपर अपना पानी ले आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। और जिन स्थानों पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उसे हम कहते हैं खादर। यानी कि यहाँ पर नवीन मिट्टी की चादर बिछ जाती है। खादर में क्या हो जाता है? नवीन मिट्टी की चादर बिछ जाती है, नवीन मिट्टी की परत बिछ जाती है। उसी प्रकार जो बांगर होते हैं वो अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र होते हैं और कभी कभी ही ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहुंच पाता है। तो लिखेंगे खादर के बारे में। चलिए पहले बांगर के बारे में लिखिए। पुराने जलोढ़। मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपको 1 लाइन वाले क्वेश्चन में पूछे जाएं कि खादर और बांगर क्या है तो आप क्या लिखेंगे? प्राचीन जलोढ़ बांगर और नवीन जलोढ़ खादर। बस ये 2 शब्द ही पर्याप्त है। पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग बांगर कहलाता है। यह वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। वेदिका का मतलब क्या होता है? कुछ इस प्रकार की सीढ़ी नुमा, क्योंकि ये बहुत कटाव और फटाव वाली जगह होती है। खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप खादर कहलाते हैं। इनका प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है। बच्चों, ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ के द्वारा नवीन मिट्टी की परत लाई जाती है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अभी इसका महत्व भी बाकी है। आपको पता है बच्चों, जो उत्तरी भारत का जो मैदान है उसका कितना महत्व है कि एक तो यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, ऊपर से उपजाऊ मिट्टी और यहाँ पर जो पानी की उपलब्धता है वो भी वर्ष भर बनी रहती है। इसीलिए ये कृषि के क्षेत्र के लिहाज से बहुत अच्छा है और यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि सभी चीज़ें कैसी है? अनुकूल है। अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ जनसंख्या का जमाव ज़्यादा है। तो लिख लीजिए इसका महत्व।
भारत के उत्तरी मैदान का बहुत महत्व है। यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या क्यों है? देखिए बहुत सारे कारण हैं। एक तो उपजाऊ मृदा है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। अब मरुस्थल में जनसंख्या क्यों नहीं होती है? कारण समझ में आया आपको? ये बहुत बड़ा कारण है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता। रेगिस्तान की मिट्टी भी उपजाऊ है लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं है। तो पानी की पर्याप्त उपलब्धता है और अनुकूल जलवायु के कारण जो कृषि की दृष्टि से ये भाग कैसा बन गया है? भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें 3 पार्ट हैं एक ही क्वेश्चन के। जो पहला पार्ट है वो क्या है? मध्य हिमालय, दूसरा है मध्य उच्च भूमि और तीसरा है भारत के द्वीप समूह। इसके बाद तीनों के बारे में हमें अलग अलग टिप्पणियां लिखनी है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मध्य हिमालय के बारे में। कहाँ है मध्य हिमालय? जब हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रमुख श्रेणियां हैं उत्तर से दक्षिण के आधार पर। पहली कौन सी है? महान हिमालय। और दूसरी कौन सी थी? मध्य हिमालय। और तीसरी है शिवालिक हिमालय। और आज हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? मध्य हिमालय के, यानी कि इसके बारे में मध्य हिमालय। इसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। बच्चों ये जो श्रेणियां हैं यहाँ पर अत्यधिक दबाव हुआ और ये जो श्रेणियां हैं बहुत ज़्यादा संपीड़ित है और परिवर्तित है। इसके अलावा यहाँ पर विशाल घाटियाँ भी पाई जाती है। याद आया आपको कुछ? ये देखिए कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी, और इसी प्रकार नेपाल में भी क्या है? काठमांडू की घाटी है। यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध श्रेणियाँ हैं जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत आदि। तो लिखते हैं मध्य हिमालय के बारे में। ये रहा मध्य हिमालय। इसे हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्यायवाची शब्द ही है, यानी कि हम मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं, इसे हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं और निम्न हिमालय भी बोल सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यह सर्वाधिक असम है। असम मतलब इसमें समानता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इन श्रृंखलाओं का जब निर्माण हुआ तो अत्यधिक संपीड़न हुआ और परिवर्तित शिलाओं से हुआ, इसीलिए ये असम है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में इनकी औसत ऊंचाई है और जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के निकट है। इसे नोट कर लेंगे आप। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। उसी प्रकार धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इसे। और इसी श्रृंखला में कौन सी घाटी है प्रसिद्ध घाटी? कश्मीर की घाटी। और हिमाचल में कौन सी घाटियां हैं? कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां। और उसी प्रकार नेपाल में क्या है? काठमांडू की घाटी है। यहाँ पर बच्चों बहुत सारे पहाड़ी नगर हैं जो कि दर्शनीय स्थल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी आपको समझाया था। ये देखिए बच्चों, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, नैनीताल, मसूरी और दार्जिलिंग, ये सब पहाड़ी नगर हैं और पर्यटन के लिहाज से भारत के मुख्य केंद्र भी हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और अब हम किसके बारे में टिप्पणी लिखेंगे? मध्य उच्च भूमि के बारे में। मध्य उच्च भूमि कहाँ है? मैंने जब प्रायद्वीपीय पठार आपको पढ़ाया था तो बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार को हमने 2 भागों में विभाजित किया। उत्तर के भाग को मध्य उच्च भूमि और दक्षिण के भाग को दक्कन का पठार। ये देखिए बच्चों, ये जो क्षेत्र था ये क्या कहलाया? मध्य उच्च भूमि। इसका वर्णन करेंगे हम। क्या था कि नर्मदा नदी के उत्तर में, एक बार मानचित्र देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये जो नर्मदा नदी है ये रहा नर्मदा नदी के उत्तर में। विंध्य पर्वत से लेकर अरावली तक तो मालवा का पठार, फिर यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम की जो सीमा थी वो किसने बनाई थी? अरावली पर्वत श्रेणी ने। उसी प्रकार छोटा नागपुर के पठार की सीमा बनाई थी राजमहल की पहाड़ियों ने। तो लिखते हैं इसके बारे में। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि।
याद आया आपको? मध्य क्यों? क्योंकि भारत के बिल्कुल मध्य में है। और उच्च मतलब क्योंकि ये ऊंची है। आप जानते हैं पठार कैसे होते हैं? जो धरातल का जो समतल भाग होता है उससे ऊपर उठे हुए होते हैं। इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा और केन। और इनका जो प्रवाह है वो किस तरफ है बच्चों? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो लिखेंगे इसे हम चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से, यानी कि हम और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। दक्षिण से उत्तर तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं, और जब हम भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं तब हम क्या बोलेंगे? इसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशा है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकड़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मालवा का पठार है यहाँ पर तो ये चौड़ी है और छोटा नागपुर के पठार के यहाँ पर ये संकड़ी है। आगे लिखेंगे, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से हम किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। इसके अलावा और पूर्व में जब जाते हैं तो हमें कौन सा पठार मिलता है? छोटा नागपुर का पठार। तो हम देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि में हमें कितने पठार मिलते हैं? 4 पठार मिलते हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। और इसी का मिला जुला नाम है मध्य उच्च भूमि। आगे बढ़ेंगे, जो हमारी तीसरी टिप्पणी थी वो किस पे थी? भारत के द्वीप समूह के बारे में। और ये हमारा भारत के भौतिक विभाजन में छठा विभाजन था और हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। जो पहला जो समूह है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में है। और 1973 से पहले हम इसे क्या कहते थे? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप। और 1973 में इसका पुनर्गठन हुआ और इसका नाम क्या रखा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह की राजधानी क्या है? कावारत्ती। और एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, ये किससे बना है? प्रवाल पॉलिप्स से बना है। प्रवाल भित्ति का ये उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ पर 2 प्रमुख द्वीप हैं, एक तो है कावारत्ती और दूसरी है पिटली द्वीप। कावारत्ती तो यहाँ की राजधानी है और पिटली द्वीप क्या है? एक पक्षी पट्टी है जहाँ पर मानव का आवास नहीं है बल्कि एक अभयारण्य है और वहाँ पर सिर्फ पक्षियों का बहुत अच्छा संरक्षण किया जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में बच्चों, यह छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जो कि केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। ये दक्षिण भारत का यदि हम मानचित्र बनाए, रेखा चित्र बनाए, तो ये मालाबार तट है और मालाबार तट के पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। याद आया आपको? प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल समुद्री जीव होते हैं जिनकी आयु कम और ये समूह में रहते हैं। ये अपना खोल किससे बनाते हैं? चूने के खोल का बनाते हैं। इसके बारे में पूरा डिस्कशन हुआ है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। 1973 में इनका नाम क्या था? लक्षद्वीप समूह रखा गया। और उसके बाद में इससे पहले क्या था? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप। और यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? कावारत्ती द्वीप। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। जो दूसरा द्वीप समूह है उसका नाम क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये भारत की मुख्य भूमि से और भी अधिक दक्षिण में है। चलिए इसके बारे में भी नोट कर लेते हैं। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हैं। और तो और ये कैसी श्रृंखला है? निमज्जित पर्वतों की श्रृंखला है। अंडमान और निकोबार को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, उत्तर का भाग अंडमान और दक्षिण का भाग निकोबार द्वीप। और इसका प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। लिखिए बच्चों इसके बारे में। ये द्वीप समूह आकार में बड़े हैं और संख्या में लक्षद्वीप से कहीं ज़्यादा हैं और बिखरे हुए भी हैं। इन द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में क्या कहलाया? अंडमान और दक्षिण में निकोबार। और इन द्वीप समूह पर बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। लिखेंगे इसे। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। और तो और ये जो द्वीप समूह है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के, यदि मैं यहाँ पर ये बना दूँ आपको अंडमान और निकोबार, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए बच्चों, ये भूमध्य रेखा से कितना ऊपर है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये जो क्षेत्र है अंडमान और निकोबार का,
ये किसके निकट है? भूमध्य रेखा के निकट, यानी कि विषुवत रेखा के निकट है। और विषुवत रेखा के निकट होने की वजह से यहाँ की जलवायु भी कैसी है? विषुवत रेखीय जलवायु है। इसलिए यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होती है वो भी अच्छी है और प्राकृतिक वनस्पति भी इसीलिए अच्छी होती है। लिखेंगे इसे, ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, अतः यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और ये घने जंगलों से आच्छादित है। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मानचित्र संबंधी प्रश्न। देखिए बच्चों, जब भी हम भूगोल की बात करते हैं तो हमारे मन में एक इमेज आती है कि ये मानचित्र से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसलिए हर बार एग्जाम में आपको, चाहे वो वार्षिक परीक्षाएं हों चाहे अर्धवार्षिक परीक्षाएं हों, मानचित्र संबंधी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा अपनी एटलस बुक खोल के रखनी है और भारत के राजनीतिक मानचित्र और भौतिक जो प्राकृतिक मानचित्र होते हैं वो भी अपने पास रखिए। खाली मानचित्र आप रखेंगे तो आपको भरने में बहुत ही सुविधा होगी। चलिए देखते हैं, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। कौन कौन से पॉइंट हमें बताने हैं? ये देखिए, एक तो है K2। कहाँ पर है K2? ये देखिए जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र पर। इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं। ये देखिए K2, ये K2 है। दूसरा नाम आता है कंचनजुंगा का, ये कहाँ है? सिक्किम में, इस स्थान पे। तीसरा नाम आता है नंगा पर्वत का, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, नंगा पर्वत। और अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी कहाँ है बच्चों? जी हाँ, दक्षिण भारत में इस स्थान पर अन्नाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पठार। अब हमें सारे के सारे पठार बताने हैं, जैसे शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और बुंदेल का पठार। अभी हमने इसे एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ये देखिए बच्चों, शिलोंग का पठार कहाँ है? ये मेघालय में है शिलोंग का पठार। इसे आप अपने मानचित्र में, अच्छा अब देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? ये देखिए आपका छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा बात करते हैं हम मालवा के पठार की। ये रहा आपका मालवा का पठार। और बुंदेलखंड का पठार, ये रहा बुंदेलखंड का पठार। आगे बढ़ते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर, यानी फिर से वही सवाल है, हमें दर्शाना है थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना दोआब और कोरोमंडल तट, यानी कि ये हमें इस मानचित्र में बताने हैं। तो जो थार मरुस्थल है वो कहाँ है बच्चों? ये देखिए भारतीय मरुस्थल, थार मरुस्थल, इसी क्षेत्र को हम कहेंगे। यहाँ पर इसे आप अंकित कर लेंगे। अगला नाम आता है पश्चिमी घाट का। ये देखिए बच्चों, ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी तट के समानांतर पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है। लक्षद्वीप समूह, ये रहे आपके अरब सागर में, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। अगला नाम आता है आपका गंगा यमुना का दोआब। ये देखिए बच्चों, ये गंगा नदी, ये देखिए ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? गंगा यमुना का दोआब कहलाएगा। फिर आता है कोरोमंडल तट। कहाँ पर है कोरोमंडल तट? भारत के पूर्वी तट पर है। ये क्षेत्र देखिए बच्चों, ये कोरोमंडल तट कहलाएगा। तो बच्चों, आज हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए हैं। आप अपनी नोटबुक में पूरा होमवर्क भी कर लीजिए अच्छे से। और यदि इस वीडियो में आपको कोई डाउट रह गया है तो एक बार फिर से देख लीजिए और इम्पॉर्टेंट जगह पर आप वीडियो को पॉज ज़रूर कर लिया कीजिए। जी हाँ बच्चों, अब हम अगले भाग में मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, अपवाह के बारे में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।